आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी में क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी स्ट्रॉस का जन्म 1908 में हुआ था। संरचनात्मक मानव शास्त्र के प्रणेता तथा 20वीं शताब्दी का अत्यंत प्रखर एवं सैद्धांतिक रूप में उद्भट फ्रांसीसी दार्शनिक मानवशास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस मुख्य रूप में भाषा, मिथक, भाषाशास्त्र तथा नातेदारी संबंधी जनजातीय समाजों के अपने अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मानव के चिंतन मस्तिष्क को समझने का यत्न किया है। उनका मानव शास्त्र मूलतः संज्ञानात्मक प्रकृति का है, जिसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया गया है। संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया गया। उनके सभी अध्ययनों की प्रकृति समाजशास्त्र इसमें भाषा के संदर्भ में प्रकृति और संस्कृति के आपसी संबंधों का विश्लेषण किया गया है। उनके सभी अध्ययनों की प्रकृति समाजशास्त्रीय की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक अधिक रही है। स्वयं स्ट्रॉस ने लिखा है कि नर जाति शास्त्र सबसे पहले मनोविज्ञान है। यह टिप्पणी उन्होंने अपनी पुस्तक सेविज माइंड में की है। उनके अध्ययनों को मोटे रूप में 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला हो गया नातेदारी का सिद्धांत, दूसरा हो गया मिथक शास्त्र और तीसरा आदिवासीय वर्गीकरण की प्रकृति का विश्लेषण। ये तीनों ही क्षेत्र सामाजिक विनिमय, विशेषतः स्त्रियों, शब्दों और वस्तुओं के विनिमय से निकट से जुड़े हैं। लेवी स्ट्रॉस ने इन सामाजिक घटनाओं के विश्लेषण में संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है और सामाजिक प्रतिमानों, नियमितताओं और स्वरूपों की खोज की है। वे इसे मानवीय मस्तिष्क की तंत्रिका, शारीरिक रचना की उपज मानते हैं। मानव मस्तिष्क कैसे कार्य करता है, इस संबंध में लेवी स्ट्रॉस ने नर जातीय तत्वों के आधार पर जिस सिद्धांत की रचना की है उसे ही संरचनावाद का नाम दिया गया है। उनके अनुसार मानव का मस्तिष्क जगत को 2 विरोधी युग्मों में संगठित बांटता करता है और इसी प्रारंभिक बिंदु से सुसंगत संबंधों की व्यवस्थाओं का विकास होता है।
ये विचार ही उनके द्विभाजी विपरीतता बाइनरी ऑपोजिशन के सिद्धांत का आधार बने हैं। अपने इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए उन्होंने दूसरों के द्वारा संकलित किए गए ढेर सारे नरजातीय तत्वों का प्रयोग कर उन्हें विश्लेषित किया है। मानव संस्कृति का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि संस्कृति एक मानसिक रचना है जो भौतिक एवं सामाजिक परिवेश तथा उसके इतिहास से प्रभावित होती है। अतः संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी उनके लिए उत्तरदायी मानवीय विचारों की संरचना में सर्वत्र समानता दिखाई देती है। उनके अनुसार दृश्यगत बाध्य संस्कृति के पीछे मानसिक रचनाएं होती है जो सार्वभौमिक होती है और ये मानव में जीवों की एक गति के रूप में उसमें अंतर्निहित होती है। दूसरे शब्दों में उन्होंने कला, संस्कार और प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार प्रतिमानों को संस्कृति की अभिव्यक्ति माना है। वे इन्हें मानव मस्तिष्क के अंतर्निहित संरचना का बाध्य चित्रण मानते हैं। उनके अनुसार सतही सामाजिक यथार्थ के पीछे जो संरचनाएं होती है उनमें समाजशास्त्रीय आकर्षण होता है, किंतु लेवी स्ट्रॉस के इन विचारों का समकालीन समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय बहुत कम प्रभाव दिखाई देता है। उनके मिथक शास्त्र गणचिन्हवाद, टोटेमिज्म और आदिवासी वर्गीकरण की धारणाओं पर स्पष्ट रूप में दुर्कइम और उनसे भी अधिक मार्शल मॉस के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। किंतु स्वयं लेवी स्ट्रॉस ने अपने पर एंग्लो सेक्सन मानव शास्त्र की अनुभव परक परंपरा के प्रभाव को स्वीकार किया है। उनका मिथकों का विश्लेषण संरचनात्मक भाषा शास्त्र और संयांत्रिक साइबरनेटिक्स पर आधारित है। लेवी स्ट्रॉस का जन्म एक यहूदी परिवार में ब्रुसेल में हुआ था। उनके माता पिता कलाकार थे, अतः जब वे पढ़ना लिखना सीख रहे थे तब इस भावी मानव शास्त्री के हाथ में ब्रश और तुलका थी। शुरू में इनकी रुचि संगीत में थी और वे अच्छे नौसिखिया संगीतज्ञ भी बन गए थे, किंतु बाद में लेवी स्ट्रॉस ने कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। वे एक प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी रहे हैं तथा विद्यार्थी जीवन से ही उनके कुछ प्रतिबद्ध राजनीतिक विचार भी हैं। उन्होंने स्नातक की उपाधि के निमित्त मार्क्स के दार्शनिक विचार विषय पर अपना शोध आलेख लिखा। अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत उन्होंने स्कूलों में अध्यापन के कार्य से की, किंतु उनका मन इसमें नहीं रमा और जल्दी वे अपने इस नीरस कार्य से उकता गए और कुछ साहसी कार्य करने का विचार कर सन 1934 में फ्रांस को छोड़कर ब्राज़ील में एक नए साओ पोलो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाने के लिए चले गए। यहाँ उन्होंने रॉबर्ट लॉवी की आदिम समाज पुस्तक पढ़ी, जिसने उन्हें मानव शास्त्र के शोध कार्य की प्रेरणा दी। छुट्टियों में उन्होंने बारोरो इंडियन लोगों के बारे में नरजातिक तत्वों का संकलन किया। सन 1939 तक ब्राज़ील में रहते हुए लेवी स्ट्रॉस ने अनेक नरजातिक शोध अभियानों का संचालन किया। अपने इस क्षेत्र कार्य के आधार पर ही उन्होंने ट्विस्टेड टॉपिक्स 1955 नाम से एक पुस्तक लिखी, जो उनकी अत्यंत कठिन साहित्यिक शैली का एक बढ़िया नमूना मानी जाती है। यह पुस्तक आत्मचरित्र लेखन शैली में लिखी गई है, जिसमें पश्चिमी सभ्यता के विश्वव्यापी दुष्परिणामों का तथ्यात्मक विश्लेषण किया गया है। सन 1939 में वह फ्रांस लौट आए तथा फ्रांसीसी सेना में कुछ समय तक कार्य किया। यहूदी होने के नाते उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अमेरिका जाने की सलाह दी, अतः सन 1941 में न्यूयॉर्क के स्कूल ऑफ सोशल रिसर्च के आमंत्रण पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका आ गए और यहाँ उन्होंने सन 1945 तक पढ़ाया। इसी अवधि में वे दोपहर को यहाँ पढ़ाते और सुबह न्यूयॉर्क के पुस्तकालय में बैठकर नरजाति का अध्ययन करते थे। सायंकाल का समय वे फ्रांसीसी निर्वासित व्यक्तियों और अकादमिक विद्वानों के साथ चर्चाओं में गुजारते हुए अत्यधिक व्यस्त रहते थे।
सन 1946 से 47 के बीच लगभग 1 वर्ष उन्होंने अमेरिका स्थित फ्रांसीसी दूतावास में सांस्कृतिक सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। अमेरिका के अपने इस प्रवास काल में वे रोमन जैकबसन के संपर्क में आए, जिन्होंने उन्हें फ्रेंच के भाषाशास्त्र संप्रदाय से अवगत कराया। जैकबसन के प्रोत्साहन ने ही उन्हें अपनी बहुप्रसिद्ध कृति नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं 1949 लिखने के लिए प्रेरित किया। यह उनका पीएचडी का शोध आलेख था। वे विश्व युद्ध के कुछ समय बाद ही सन 1947 में पुनः फ्रांस चले आए, जहां उन्होंने अपनी शोध परंपरा की आधारशिला रखी। यहाँ वे पेरिस के एक अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष के साथ कॉलेज डी फ्रांस के सामाजिक मानवशास्त्र और निरीक्षक लोगों के तुलनात्मक धर्म विभाग के प्रथम अधिष्ठाता बन गए। वे इस कॉलेज में आजीवन रहे, जहां उन्होंने अनेकों विद्यार्थियों को मानव शास्त्र के क्षेत्र में प्रशिक्षित किया है। यहीं से उन्होंने लोहोमा नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसका संपादन वे आज भी कर रहे हैं। सन 1973 में उन्हें फ्रांस की अकादमिक परिषद के अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया है तथा कई संस्थानों में उन्हें भाषणों के लिए आमंत्रित किया गया। लेवी स्ट्रॉस को अपने शोध कार्यों, लेखन एवं भाषणों के लिए विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं ने अनेकों पदक एवं पुरस्कारों से सम्मानित किया है। लेवी स्ट्रॉस की सर्वप्रथम एवं सर्वोत्तम सैद्धांतिक रचना सन 1949 में प्रकाशित उनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप रही है। इस पुस्तक में उन्होंने संरचनावाद की मोटी मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसे बाद में मिथकों, गणचिन्हवाद आदि विषयों पर लिखी अपनी अन्य पुस्तकों एवं लेखों में अधिक स्पष्ट कर इसे एक निश्चित आकार दिया है। लेवी स्ट्रॉस की संरचना की अवधारणा किसी समाज की अनुभविक संरचना की अवधारणा के समरूप या समकक्ष नहीं है, जैसा कि हमें रेडक्लिफ ब्राउन की कृतियों में देखने को मिलता है, जहाँ सामाजिक संरचना को किसी कंगाल अथवा किसी मकान के ढांचे के समकक्ष माना गया है। अतः लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय यथार्थता नहीं है, यह एक तार्किक आधार पर निर्मित एक अमूर्त प्रतिरूप मॉडल है, जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। इस पुस्तक में लेवी स्ट्रॉस ने आदिम समाजों के अनेक उदाहरणों के द्वारा विवाह की संस्था का विश्लेषण किया है और बताया है कि विवाह का आधार मुख्यतः पारस्परिकता और विनिमय की प्रक्रियाएं हैं। विनिमय की महत्ता को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण के द्वारा एक प्रथा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि फ्रांस के दक्षिणी भाग में सस्ते भोजनालय भोजन के समय सामान्यतः एक छोटी बोतल शराब की अवश्य होती है। हर भोजन के समय पी जाने वाली इस शराब की मात्रा और प्रकार किस्म एक समान होता है। यह शराब अत्यंत हल्के प्रकार की एक गिलास के करीब होती है। शराब की बोतल का मालिक अपने गिलास में शराब डालने के बजाय पास बैठे व्यक्ति के गिलास में शराब डालता है। इसी प्रकार दूसरा व्यक्ति अपनी बोतल से अपने पड़ोसी के गिलास में पहले शराब डालता है। शराब के इस प्रकार के पारस्परिक आदान प्रदान में शराब की मात्रा समान होती है। शराब का यह पारस्परिक आदान प्रदान विनिमय सामाजिक संपर्क स्थापित करने का एक साधन, एक माध्यम है। इस विनिमय में से सामाजिक संपर्क स्थापित नहीं होते, अपितु इससे अधिक व्यापक संबंधों की शुरुआत होती है। बहुत छोटी सी दिखने वाली यह घटना प्रथा विनिमय और सर्वांगीण सामाजिक तत्व के बीच संबंधों को उजागर करती है। इस समस्त घटना में यह महत्वपूर्ण नहीं है किसी वस्तु का विनिमय किया गया है, अपितु महत्वपूर्ण तो स्वयं विनिमय की यह घटना है जो सामाजिक जीवन की रचना करती है और जिसे सामाजिक जीवन से अलग रूप में नहीं देखा जा सकता है। पारस्परिकता और विनिमय की प्रक्रिया के विश्लेषण के पूर्व
लेवी स्ट्रॉस ने इस पुस्तक में निकटाभिमो निषेध इंसेट टेबू की प्रथा को सार्वभौमिक मानते हुए इसकी एक लंबी व्याख्या की है। उन्होंने इस निषेध वर्जना को विवाह की संस्था को नियंत्रित करने वाले नियमों के रूप में देखा है। वे कहते हैं कि सरल समाजों में विवाह के सकारात्मक नियम होते हैं, अर्थात एक व्यक्ति नातेदारी के किस वर्ग में विवाह कर सकता है। इस दृष्टि से आदिवासी समाजों में बिलिंग सहोदर विवाह, ममेरे फुफेरे भाई बहन की अनुमति दी गई है। इसके विपरीत जटिल समाज व आधुनिक समाज में विवाह के नकारात्मक नियमों की अधिकता होती है, अर्थात एक व्यक्ति को नातेदारी समूह के कुछ विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों के साथ विवाह करने की अनुमति नहीं होती। इस वर्ग में सामान्यतः निकटतम संबंधी अथवा अपने कुल गोत्र समूह के सदस्य होते हैं, जिनके साथ विवाह करना निषेधित होता है। विवाह के ये नियम न केवल सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं, अपितु ये सामाजिक संरचना का निर्माण भी करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने ब्रिटिश मानव शास्त्र में प्रस्तावित वंश सिद्धांत डिसेंट थ्योरी की आलोचना की है और इसके स्थान पर अपने विवाह सिद्धांत अलायंस थ्योरी को प्रस्तुत किया। ध्यान रहे, विवाह के लिए फ्रेंच भाषा में अलायंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेवी स्ट्रॉस ने वंश समूहों को समाज का आधार नहीं माना है। उनके अनुसार वंश समूह वैवाहिक विनिमय के संबंधित तत्व मात्र हैं जो इन समूहों के बीच होते हैं। वे कहते हैं कि स्त्रियों के विनिमय द्वारा समूहों के बीच वैवाहिक गठबंधनों की रचना होती है जो अंततः सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना की रचना एवं वंश समूहों की भूमिका को गौण माना है। विवाह गठजोड़ की लेवी स्ट्रॉस की धारणा संरचनात्मक भाषा शास्त्र और मार्शल मॉस के समाजशास्त्र से जुड़ी प्रतीत होती है। संरचनात्मक भाषा शास्त्र में भाषा के लिए संबंधों को आधारभूत माना जाता है। इसी प्रकार मार्शल मॉस ने अपने उपहार सिद्धांत में पारस्परिकता को मानवीय जीवन का एक आधारभूत तत्व माना है। नातेदारी के इस सर्वाधिक मौलिक दृष्टिकोण के आधार पर ही स्ट्रॉस ने कहा है कि समाज की रचना ही तब होती है जब एक व्यक्ति अपनी बहन को दूसरे को देता है और इस प्रकार वह वैवाहिक बंधनों के माध्यम से समाज की रचना करता है। विवाह संबंध किस प्रकार सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं और उसका निर्माण करते हैं, यही लेवी स्ट्रॉस की नातेदारी की प्रारंभिक रचनाएं पुस्तक का मूल विषय है। निकटाभिमो निषेध विवाह के नियम के विश्लेषण के उपरांत लेवी स्ट्रॉस ने विवाह विनिमय के रूपों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है कि प्रारंभिक संरचनाओं, गैर औद्योगिक समाज या आदिम सरल समाज में विवाह विनिमय के दो रूप कार्य करते हैं: सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय और सामान्यीकृत विनिमय। सीमित या प्रत्यक्ष विनिमय नियम के अनुसार एक समूह जिस समूह से पत्नियों के रूप में स्त्रियां प्राप्त करता है, उसी समूह को पत्नियों के रूप में स्त्रियां देता है। इस प्रकार की विनिमय प्रणाली में पुरुष अपनी बहनों का विनिमय एक दूसरे के साथ आटा साटा विवाह करते हैं। इसका एक सरल उदाहरण, एक व्यक्ति अपने मामा की लड़की या भूआ की लड़की से विवाह कर सकता है, जैसा कि दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में पाया गया। इसका विलंबित प्रत्यक्ष विनिमय का रूप भी हो सकता है, जिसमें एक पीढ़ी में स्त्रियों का विनिमय एक दिशा में होता है और दूसरी अगली पीढ़ी में यह विपरीत दिशा में हो सकता है। प्रत्यक्ष विनिमय XY सामान्यीकृत विनिमय। पारस्परिकता के नियम के अनुसार जब X व्यक्ति Y स्त्री से विवाह करता है तो Y व्यक्ति X स्त्री से विवाह करता है। सामान्यीकृत विनिमय प्रणाली में स्त्रियों का विनिमय केवल एक तरफा होता है, अर्थात ऐसा विनिमय जिसमें पिता की भांति पुत्र भी उसी नातेदारी समूह में विवाह करता है।
जिसमें पिता ने किया था, किंतु पुत्री उस समूह में विवाह नहीं कर सकती। इस व्यवस्था में एक व्यक्ति पुरुष भी स्त्री से विवाह करता है, बी पुरुष स्त्री से विवाह करता है, जबकि सी पुरुष डी स्त्री से या डी पुरुष ए स्त्री से विवाह करता है। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार सभी नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं लगभग इन्हीं दोनों वैवाहिक विनिमय के विभिन्न रूप हैं। नातेदारी व्यवस्थाओं के बारे में लेवी स्ट्रॉस का मूल विचार यह रहा है कि मूलभूत नातेदारी संबंध 4 प्रकार के होते हैं: भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र और मामा भांजा। उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को संपूर्ण मानव समाज का प्रारंभिक ढांचा या नातेदारी अणु कहा है। वर्गात्मक ममेरा फुफेरा विवाह के साथ साथ प्रतिसम विवाह संबंधों पर आधारित समाजों सहित कुछ समाजों की रचना सीधे प्रारंभिक ढांचे के रूप में होती है। लेवी स्ट्रॉस ने जटिल व्यवस्थाओं में उपर्युक्त 4 संबंधों के साथ कुछ अन्य संबंधों को भी जोड़ा है, जो विवाह के निर्धारक कारकों के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि जटिल नातेदारी व्यवस्था आधुनिक समाजों की विशेषता है, जो व्यक्तिगत चयन पर आधारित है तथा जिनमें विवाह के नकारात्मक नियम और निषेध होते हैं। परिणामतः इनमें नातेदारी संबंधों में दीर्घ अवधि वाले वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो पाते हैं। इसके विपरीत प्राथमिक व्यवस्थाओं में ऐसे सकारात्मक विवाह के नियम होते हैं जो केवल यही नहीं बताते हैं कि किसका किसके साथ विवाह नहीं हो सकता, अपितु यह भी बताते हैं कि कौन किसके साथ विवाह कर सकता है। लेवी स्ट्रॉस ने नातेदारी अणु में माँ के भाई अर्थात मामा की महत्वपूर्ण भूमिका को अत्यधिक महत्व दी है। सन 1958 में प्रकाशित अपनी पुस्तक संरचनावादी मानवशास्त्र स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में लेवी स्ट्रॉस ने अपनी संरचनात्मक पद्धति और संरचना संबंधी अपने विचारों का विस्तार करते हुए उनका गहन वर्णन विश्लेषण किया है। यही विचार बाद में उनके आदिम चिंतन प्रक्रिया संबंधी लेखनों टोटेमिज्म, सेविज माइंड, माइथोलॉजी आदि के आधार बने हैं। उन्होंने इस पुस्तक के प्रारंभ में फ्रांसीसी पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं का विश्लेषण कर बताया कि इसकी 2 प्रकार की यथार्थताएं हैं। पहला सामान्य यथार्थता, दूसरा ठोस या वास्तविक यथार्थता। उनकी दृष्टि में सामाजिक संरचना एक ठोस यथार्थता है, किंतु उन्होंने यह भी कहा है कि सामाजिक संरचना को किसी भी प्रकार से किसी निश्चित समाज में वर्णित सामाजिक संबंधों की समष्टि में रूपांतरित नहीं किया जा सकता है। संरचना में उनकी रुचि पारस्परिक संबंधों के दृष्टिकोण से न होकर मानव चिंतन प्रक्रिया की संरचना के दृष्टिकोण से है। उनका यह विचार ही उन्हें रेडक्लिफ ब्राउन के विचारों से अलग करता है। ब्राउन ने संरचना को अंगों और अवयवों के एक व्यवस्थित क्रम के रूप में परिभाषित किया है, जबकि स्ट्रॉस के संरचनावाद का परस्पर संबंधों से कोई प्रत्यक्ष सरोकार नहीं है। स्ट्रॉस के संरचनावाद की जड़ें मानव चिंतन की प्रक्रियाओं, मानसिक संरचनाओं में गड़ी है। लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद का मुख्य स्रोत भाषा शास्त्र है। स्ट्रॉस ने संरचनात्मक भाषा शास्त्र की विधियों के द्वारा अपने उपागम की नरजातिक तत्वों के साथ तुलना की है और मानसिक संरचनाओं को उजागर करने का प्रयास किया है। स्ट्रॉस के अनुसार ये संरचनाएं बहुधा द्विभाजी विपरीतता या भिन्नता लिए होती है, जैसे दाएं बाएं, नीचे ऊपर, ठंडा गर्म, धरती आकाश, उत्तर दक्षिण, सफ़ेद काला आदि। ये द्विभाजी विपरीतता की कुछ उदाहरण हैं। सन 1962 में उनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जंगली मस्तिष्क, सेविज माइंड और गणचिन्हवाद, टोटेमिज्म। इन पुस्तकों की विषय वस्तु पूर्व में प्रकाशित उनकी पुस्तकों प्रारंभिक संरचनाएं 1949 और संरचनात्मक मानवशास्त्र
1958 से सर्वथा भिन्न है। प्रारंभिक संरचनाओं वाली पुस्तकों में नातेदारी का सारगर्भित विश्लेषण कर संरचनाओं को ढूंढने का प्रयास किया गया है। वहाँ 1962 में प्रकाशित पुस्तकों में धार्मिक प्रतीकों और मिथकों का विश्लेषण किया गया है। टोटेमिज्म गणचिन्हवाद में लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि पशुओं और प्राकृतिक उपादानों को गोत्रों और परिवारों के प्रतीकों के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि सामाजिक संबंधों एवं समूह विचार करने और उन्हें संगठित करने में यह भाषाई दृष्टि से वर्गीकृत करने के रूप में उपयोगी होते हैं। इस पुस्तक में लेवी स्ट्रॉस ने बारोरो एवं अरोंदा जनजातियों के विशेष संदर्भ में मध्यवर्ती ब्राज़ील की जनजातियों द्वारा प्रयुक्त टोटमों के विभिन्न पक्षों का विश्लेषण किया है। वोगांडा नामक एक अन्य जनजाति के टोटमवादी गोत्रों पर लेवी स्ट्रॉस ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि वोगांडा के टोटमवादी गोत्र जाति के रूप में भी कार्य करते हो। पहली नज़र में देखने पर तो ये दोनों संस्थाएं अत्यंत भिन्न लगती है। हम अत्यंत आदिम सभ्यता के साथ गणचिन्हवादी समूहों को जोड़ने तथा कभी कभी शिक्षित समाज में भी जाति को विकसित रूप में मानने के आदी हो गए हैं। गणचिन्हवाद संबंधी अपने एक लेख भालू और नाई बियर एंड बर्ड उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार आदिम गणचिन्हवाद पर आधारित भोजन और स्त्रियों के विनिमय संबंधी नियम जाति आधारित हिंदू धर्म के संरचनात्मक रूप में बदल जाते हैं। टोटमवादी समूह के अध्ययन की पुरानी पद्धति पर टिप्पणी करते हुए लेवी स्ट्रॉस ने लिखा है कि सबल परंपरा टोटमवादी प्रथाओं को विजातीय विवाह के कठोर नियमों के साथ जोड़ती है, जबकि एक मानव शास्त्री से जब जाति को परिभाषित करने के लिए कहा जाता है तब वह इसकी चर्चा लगभग निश्चित रूप से सजातीय विवाह के नियमों के संदर्भ में ही करता है। अपनी पुस्तक सेविज माइंड जंगली मस्तिष्क में लेवी स्ट्रॉस ने आदिम लोगों की चिंतन प्रक्रिया का विश्लेषण किया है और सर्वप्रथम इस धारणा को गलत बताया है कि आदिम लोगों की मानसिक क्षमताएं बड़े हल्के प्रकार की और कमज़ोर होती है। उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ इस प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि अपेक्षाकृत सरल प्रौद्योगिकी संस्कृति वाले लोगों में बहुधा पौधों और पशुओं के वर्गीकरण की ऐसी अत्यंत परिष्कृत व्यवस्थाएं पाई गई है जिनके लिए अधिक सटीक ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। उनका यह ज्ञान मात्र ऐसी वनस्पति की प्रजातियों स्पीशीज तक सीमित नहीं था जो खाने योग्य थी अथवा किसी अन्य रूप में उपयोगी होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की वर्गीकरण की योजनाओं के पीछे उनकी कोरी बौद्धिक जिज्ञासा और एक इच्छा शक्ति होती थी जिसके द्वारा ये जगत में व्यवस्था का अनुभव करते थे। इसी जिज्ञासा और उद्देश्य ने संभवतः अधिकांशों गोत्रों और अन्य सामाजिक इकाइयों में अंतर करने के लिए उन्हें प्रेरित किया होगा। जनजातियों के अध्ययन के अपने गहन अनुभवों के आधार पर लेवी स्ट्रॉस ने सार रूप में यह स्थापित किया कि प्रत्येक संस्कृति के पास अनुभव से प्राप्त अपनी चिंतन और वर्गीकरण की योजनाएं होती हैं। इस संदर्भ में उन्होंने पौधों और पशुओं के नामों के क्रम, स्थान और समय काल की अवधारणाओं तो उनके साथ जुड़े मिथकों और अनुष्ठानों के द्वारा स्पष्ट किया कि आदिम मानव के पास भी उच्च अमूर्त स्तर के तर्क वितर्क होते थे जो आधुनिक परिष्कृत चिंतन के तर्कों से भिन्न होते थे, किंतु निश्चित रूप से उन्हें इन परिष्कृत तर्कों से निकृष्ट नहीं माना जा सकता। इन दोनों पुस्तकों के बाद लेवी स्ट्रॉस ने सन 1964 में 4 खंडों वाली एक भारी भरकम पुस्तक माइथोलॉजिक मिथक शास्त्र लिखी, जिसमें उन्होंने मिथकों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर मानव शास्त्रियों के अतिरिक्त साहित्यिक जगत पर भी गहरा प्रभाव अंकित किया है। इस पुस्तक में मिथकों के विश्लेषण द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का स्पष्टीकरण नहीं किया जाकर मूल रूप में मानव के अस्तित्व और उसके सामाजिक संगठन पर प्रकाश डाला गया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि लेवी स्ट्रॉस को मानव की अचेतन मनोदशा की प्रकृति को जानने की जिज्ञासा ने उन्हें मिथकों के अध्ययन के लिए प्रेरित किया है। मानव मन की समस्त गतिविधियों में मिथक निर्माण की प्रक्रिया उसकी प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं और लगभग अचेतन व्यवस्था से न्यूनतम प्रभावित होती है। नातेदारी व्यवस्थाएं, वैवाहिक नियमाचार और प्रारंभिक ग्रामीण संगठन आदि सामाजिक जीवन की संभावनाओं से कम प्रभावित होती है, किंतु मिथक इन सबसे अलग है। मिथक निर्माण की प्रक्रिया सामाजिक उपयोगिता के कारण नहीं, अपितु मुख्यतः यह अपने स्वयं के सहज नियमों और सिद्धांतों के द्वारा नियंत्रित होती है। यही कारण है कि लेवी स्ट्रॉस लिखते हैं कि मिथक शास्त्र का कोई स्पष्ट प्रकार नहीं है। सन 1963 में मिथक संबंधी अपने एक लंबे लेख द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ में उन्होंने इडिपस मिथक के अनेकों रूपों का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया कि मिथ को किसी कथा के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, अपितु उनके मूल घटक तत्वों को बड़ी सावधानी से विश्लेषण किया जाना चाहिए। मिथकों के इन मूल घटक तत्वों को लेवी स्ट्रॉस ने मिथिक्स कहा है। उन्होंने कहा है कि इन तत्वों के आपसी संबंधों पर विचार किया जाना चाहिए। निकटावली निषेध का नियम लेवी स्ट्रॉस के अनुसार प्रकृति और संस्कृति के द्विभाजन के लक्षण का प्रतिनिधित्व करता है। मिथक से संबंधित अपनी एक अन्य पुस्तक द रॉ एंड कुक्ड 1969 में लेवी स्ट्रॉस ने दक्षिणी अमेरिका के 187 मिथकों की खोज की और बाद की पुस्तकों में पुनः 600 इंडियन मिथकों का विश्लेषण किया है। मिथकों के इन अध्ययनों द्वारा लेवी स्ट्रॉस ने यह बताने का प्रयास किया है कि मिथक के रेखांकित ढांचों में महत्वपूर्ण समानताएं विद्यमान होती है। मिथकों से संबंधित उनकी एक नवीनतम पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ माइथोलॉजी 1973 में भी उन्होंने मिथकों के अध्ययन संबंधी संरचनात्मक दृष्टिकोण पर बल दिया है। मिथकों के अध्ययन ने लेवी स्ट्रॉस के संरचनावाद को जहां एक और मजबूत किया, वहां उन्होंने इन अध्ययनों द्वारा अपने संरचनावादी विचारों में परिष्करण भी किया है। इन अध्ययनों में उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि मिथकों के तत्व अपना अर्थ उनके आंतरिक मूल्यों के आधार पर नहीं, वरन वे किस प्रकार आपस में संयोजित होते हैं इसके द्वारा अपना अर्थ ग्रहण करते हैं। इसी के आधार पर उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि मिथक बात यथार्थ को नहीं, अपितु मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके द्वारा बात यथार्थ को जिनके द्वारा अपितु मस्तिष्क कहते हैं, जिनके द्वारा इनकी रचना होती है। मिथक इतिहास का विरोध करते हैं क्योंकि वह बाहरी होता है। किसी मिथक के विभिन्न वृत्तांतों को भी किसी सत्य या आधिकारिक वृत्तांत का मिथ्याकरण नहीं मानकर उन्हें भी मिथक की संरचना के आवश्यक तत्व माना जाना चाहिए। मिथक के विभिन्न वृत्तांत मिथक की गतिशील संरचना की प्रकृति का उद्घाटन करते हैं। अंत में एक मिथक के सभी वृत्तांतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि मिथक की संरचना उजागर हो सके। एक अन्य दृष्टिकोण से यदि बात प्रकट होगी, मिथक हमेशा परस्पर विरोध का ही परिणाम होते हैं। मिथक की उत्पत्ति विश्वास और यथार्थ, एकल और बहुल, स्वतंत्रता और आवश्यकता, समानता और विभिन्नता के बीच असंगति से होती है। यदि मिथकों की भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो लेवी स्ट्रॉस कहते हैं कि मिथक भाषा के ऐतिहासिक और समकालिक पक्षों का समन्वय जो असंभव सा प्रतीत होती है। यह असमंजस को समाधि करने का निरंतर प्रयास है। मिथकों की भांति दक्षिणी अमेरिका के कांडवी इंडियनों द्वारा चेहरे को रंगने की प्रथा का लेवी स्ट्रॉस ने अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक ट्विस्टेड टॉपिक्स में उल्लेख करते हुए इनकी संरचना की गतिशील प्रकृति को उजागर किया है। लेवी स्ट्रॉस एक कुशल क्षेत्रकर्ता के साथ साथ एक उच्च कोटि के चिंतक एवं सिद्धांतकार हैं।
उन्होंने अनेक सार्वभौमिक वैचारिक अमूर्त मॉडल्स और वर्गीकरण की योजनाओं को वर्णित किया है, जो अनुभववादी मानवशास्त्रियों की आलोचनाओं के प्रमुख मुद्दे रहे। आलोचक मानवशास्त्रियों के अनुसार स्ट्रॉस की वैचारिक रूपरेखाओं मॉडल्स का नरजातिक तत्वों के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है। रोडने नीडहम 1962 उनके नातेदारी के सिद्धांत के प्रमुख आलोचक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्ट्रॉस का विवाद सिद्धांत एलायंस थ्योरी नरजातिक तत्वों के आधार पर खरा नहीं उतरता। नरजातिक तत्व यह बताते हैं कि ऐसा समाज दुर्लभ ही है जहाँ पत्नी लेने वाला समूह ही पत्नी देने वाले समूह को पत्नियाँ देता है, अर्थात उन्हें पत्नियों का सीधा विनिमय होता है। इसके विपरीत सामान्यीकृत विनिमय प्रणाली माँ के भाई मामा की लड़की के साथ विवाह एशिया कई देशों के अनेक समुदायों में एक समान विवाह की प्रणाली है। कुछ एक आलोचकों ने लेवी स्ट्रॉस पर यह आरोप जड़ा है कि उन्होंने अपने संरचनात्मक मानवशास्त्र में इतिहास की पूर्णतः अवहेलना की है। कुछ सीमा तक उनका यह आरोप सही है, क्योंकि लेवी स्ट्रॉस ने शास्त्र के अस्तित्ववादी सिद्धांत, जिसमें प्रत्येक क्रिया को इतिहास की नज़रों से देखा जाता है, के प्रति विरुचि प्रदर्शित की है। अनेकों आलोचनाओं के उपरांत यह स्वीकार किया गया है कि मेलिनोव्स्की और रेडक्लिफ ब्राउन के बाद फ्रांस और लैटिन देशों में लेवी स्ट्रॉस को एक ऐसा अग्रगण्य मानवशास्त्री माना जाता है जिन्होंने मानवशास्त्र में कई वैचारिक परंपराओं की शुरुआत की है। समाज कैसे कार्य करता है अथवा व्यक्ति जिस प्रकार व्यवहार करते हैं, इसके क्या कारण है, इन प्रश्नों के उत्तरों को जानने की अपेक्षा स्ट्रॉस की कृतियों या मानव मस्तिष्क के कार्य संचालन के सिद्धांतों की खोज करने का प्रयास किया गया। इसी आधार पर उन्होंने नातेदारी शब्दावली की सामाजिक संगठन का परिणाम न मानकर उसे मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक समान संरचना का परिणाम माना है। मानव मस्तिष्क की सार्वभौमिक समानता संबंधी अपने विचार की पुष्टि हेतु लेवी स्ट्रॉस ने भोजन बनाने की प्रक्रिया का उदाहरण देते हुए द कॉलोनी ट्रायंगल 1966 द कॉलोनी ट्रायंगल एक अजीब सा लेख लिखा। उनका पाक विद्या त्रिकोण का विचार एक भाषा विज्ञान के व्यंजन त्रिकोण कॉन्सेप्ट स्वर त्रिकोण पर आधारित है। स्ट्रॉस ने लिखा है, किसी समाज को भोजन बनाने की विधियों का भी उसी रूप में विश्लेषण किया जा सकता है जिस प्रकार भाषा का विश्लेषण किया जाता है। भाषा की भांति पाक विद्या में भी कुछ संरचनात्मक द्विभाजी विपरीतता होती है। उन्होंने कच्चे भोजन समान और पके भोजन परिवर्ती में अंतर किया है और कच्चे भोजन की प्रकृति और पके भोजन की संस्कृति माना है। पके भोजन में भी सीधे आग पर भुने या सीखे भोजन और किसी पात्र में डालकर उबाले हुए भोजन में उन्होंने अंतर किया है। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार भुजे हुए भोजन की शुरुआत उबले हुए भोजन से पहले हुई है। भुना हुआ भोजन प्रकृति की अवस्था को और उबला हुआ भोजन संस्कृति की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। स्ट्रॉस ने इस पाक विद्या के आधार पर कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। वे कहते हैं कि उबला हुआ भोजन अंतर समूह एकजुटता को प्रदर्शित करता है, जबकि भुना हुआ भोजन अतिथियों को परोसा जाता है। उन्होंने इस प्रक्रिया को समाज की संरचना के साथ जोड़ते हुए कहा कि आधुनिक समाज में भुना हुआ भोजन मांस समाज का उच्च तबका और उबला हुआ भोजन निम्न स्तर के लोग करते देखे जा सकते हैं। स्ट्रॉस ने इस परिचर्चा को नरभक्षता की प्रथा के साथ भी जोड़ा है और कहा कि उबालने की प्रक्रिया का प्रयोग तब किया जाता है जब सगे संबंधियों अथवा दुश्मनों के मांस का भोज्य पदार्थ के रूप में भक्षण किया जाता है, किंतु भुने हुए भोजन की प्रक्रिया का प्रयोग अधिकांशतः दुश्मनों को मांस भोजन के लिए किया जाता है। अंत में संरचनावादी लेवी स्ट्रॉस ने एक स्थान पर अपने विषय में यह घोषित किया है कि मैं मूलभूत विज्ञान का एक अनुवंशक हूँ और एक दिन मैं मानवीय मस्तिष्क की सार्वभौमिक श्रेणियों की खोज करने में अवश्य सफल होऊंगा। किंतु यह दुखद ही है कि जनजातीय समाजों के मिथकों के बृहद विश्लेषण के बाद भी
लेवी स्ट्रॉस मूलभूत विज्ञान की खोज करने के अपने मिशन में अभी तक सफल नहीं हो पाए। वे अभी तक आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड में विभाजित नहीं कर पाए। अभी तक उनकी खोज का सार या निष्कर्ष उनकी द्विभाजी विपरीतता बाइनरी ऑपोजिशन की धारणा अर्थात विश्व की रचना द्विभाजनों से हुई है या मानव संस्कृति की रचना द्विधारी विरोधों से हुई है। द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किन्सी इंट्रोडक्शन टू द वर्क ऑफ मार्शल मॉस 1950, इंटरेस्टेड टॉपिक्स 1955, द स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958, द सेवेज माइंड 1962, टॉटमीज टुडे 1962, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ 1963, द रॉ एंड द कुक्ड 1964, इंट्रोडक्शन टू द साइंस ऑफ मैथोलॉजी 4 1964, फ्रॉम हनी टू एसेज 1966, द ओरिजिन ऑफ टेबल मैनर्स 1968, द नेक्ड मैन 1971, द वे ऑफ द मास्क 1975, द व्यू फ्रॉम अपर 1985, द जेलस पोटर 1988।